गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम यहाँ पे फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र का निगमन करेंगे और इससे पहले हमने यंग का द्विध्रुवी प्रयोग पढ़ा था, जिसमें हमने पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप को प्रारूप किया, व्यतिकरण जो प्रतिरूप है उसको प्राप्त किया था। आज इसमें उस व्यतिकरण प्रतिरूप में जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त हुई थी, उन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है उसके लिए हम सूत्र का निगमन कर रहे हैं। तो माना यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है और इस एस प्रकाश स्रोत से एक वर्णी प्रकाश आगे बढ़ रहा है। इस एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और यहाँ पर जो है इस एक पर्दा जो y1 था, इस पर्दे पर ये छिद्र है, इसको हम S कह रहे हैं। और इसके सामने पर्दा y2 है जिस पर दो छिद्र S1 S2 हैं। ये S1 S2 S से समान दूरी पर हैं। इसके सामने एक पर्दा y3 है जिस पर हम व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर S छिद्र से एक वर्णी प्रकाश आगे बढ़ता है, इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। और यहाँ पर जो S1 S2 इस दूसरे पर्दे पर छिद्र हैं, इनके बीच की दूरी बहुत कम है और S1 S2 के बीच की जो दूरी है वो है माना स्मॉल d। और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या है? आपतित जो ये प्रकाश है, एक वर्णी प्रकाश है, उसकी तरंगदैर्घ्य इसकी तरंगदैर्घ्य है लैम्डा। अब इस S1 S2 जो छिद्र है, इनके मध्य बिंदु O है इसका। इस मध्य बिंदु O से हम सामने वाले पर्दे पर एक लंब डाल रहे हैं। ये लंब पर्दे पर OM बिंदु पर पड़ रहा है। तो ये OM क्या है? ये OM लंब है इस पर्दे पर। पर्दा मतलब आप इसको PM कह सकते हैं, माना इस पर्दे पे। अब जो है यहाँ पर इसमें माना S1 S2, जब ये S से चलने वाली तरंगे S1 S2 पर पहुंचेंगे एक साथ, तो S1 S2 पर जो तरंगाग्र होंगे, इन तरंगाग्रों पर जो बिंदु होंगे वो नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। तो S1 S2 से नई तरंगे यहाँ से क्या होंगी? द्वितीय तरंगे आगे बढ़ेंगी और वो माध्यम में विभिन्न बिंदुओं पर मिलेंगी और उनके मिलने से दीप्त या अदीप्त फ्रिंज बनेंगी। तो हम ये मान रहे हैं कि S1 S2 से जो तरंगे आगे बढ़ी, ये तरंगे इस पर्दे Y3 जो पर्दा है, इस Y3 पर्दे के बिंदु P पर मिल रही है। तो S2 से चलने वाली तरंग पर्दे पर P बिंदु पर पड़ी, S1 से चलने वाली तरंग भी पर्दे के P बिंदु पर मिली तो पड़ी। तो यहाँ पर क्या होगा? P पर S1 S2 से चलने वाली तरंगें P पर मिल रही हैं। तो P पर इन तरंगों के मिलने से जो परिणामी तरंग बनेगी, अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनेगी, उस तरंग की तीव्रता यहाँ पर क्या होगी? और माना वो दीप्त फ्रिंज बन रही है, अदीप्त फ्रिंज बन रही है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे जो भी यहाँ पर दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज बन रही है उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो माना S1 से चलने वाली तरंग ने S1P दूरी तय की P पर पहुंचने में, S2 से चलने वाली तरंग ने P पर पहुंचने में S2P दूरी तय की। तो इनके बीच का पथांतर क्या होगा? S1 एवं S2 से P तक पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर, पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर, ये पथांतर है। पथांतर को दर्शाते हम डेल्टा से। तो ये आ गया, माना इस डेल्टा से दर्शाते क्या होगा? ये हो जाएगा S2P, ये तरंग लंबी दूरी चल रही है, S2P और माइनस S1P। साफ साफ दिख रहा है कि S1 से P तक पहुंचने वाली तरंग ने S1P दूरी तय की यहाँ पर पहुंचने में, S2 से P तक पहुंचने वाली तरंग ने S2P दूरी तय की। तो इनके बीच का पथांतर क्या होगा? S2P माइनस S1P। और ये आएगा, इसका मान हमने निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस में ये माना गया है कि पर्दे और इस पर्दे Y2 Y3 के बीच की दूरी, पर्दा Y2 और पर्दा Y3, इनके बीच की जो दूरी है वो D है, कैपिटल D, और ये दूरी बहुत ज़्यादा है। तो यदि D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन
स्मॉल डी, इस स्मॉल डी की तुलना में ये S1 S2 के बीच की दूरी स्मॉल डी और इन दोनों परतों के बीच की दूरी कैपिटल डी, अगर ये कैपिटल डी स्मॉल डी की तुलना में काफ़ी अधिक हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, अगर हम P को केंद्र मानकर, इस P को केंद्र मानकर ये PS1 त्रिज्या का एक चाप खींच दें, जैसे ये PS1 त्रिज्या ली, P को केंद्र मानकर इतनी त्रिज्या का चाप यहाँ पर लगा दिया, किस पे, ये PS2 वाले पे। तो P को केंद्र मानकर PS1 त्रिज्या का एक चाप इस PS2 रेखा पर लगाया यहाँ पे, ये चाप माना यहाँ पर कटा ऐसे। तो इसका अर्थ है कि PS1 और ये PN, ये चाप माना N पे कटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये PN और ये PS1 ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ऐसी कंडीशन में हम ये क्या, अगर हम S1 से इस N को मिला दें तो S1 से N को मिलाने पर यहाँ पर क्या बनेगा, एक लंब प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा S1N, ये लंब होगा किस पे, इस S2P पे, S2P पे ये S1N लंब है। हमने पढ़ा भी है कि किसी चाप पर जैसे ये केंद्र मान के अगर हम यहाँ पर ये वृत्त खींच दें ऐसा, तो इस वृत्त पर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्पर्शरेखा, और ये क्या हो जाएगा, उस वृत्त का त्रिज्या। तो त्रिज्या पर ये स्पर्शरेखा क्या होती है, लंब होती है। हमने इस चाप पर यहाँ पे स्पर्शरेखा खींच रखी है, तो ये स्पर्शरेखा इस त्रिज्या पर लंब होगी अगर यहाँ पर हम P को केंद्र मानकर वृत्त खींचें। तो इसलिए S1N इस PN पर लंब है। यहाँ पर माना S2 S1N, हम इस कोण को मान रहे हैं कि माना S2 कोण S2 S1N ये क्या है, थीटा है। तो हमने यहाँ से O से इस पे लंब डाला था OM, तो यहाँ पर ये हम क्या कर रहे हैं, O से P को मिला दे रहे हैं, O से P को मिला दिया, तो ये OP और OM के बीच का कोण, ये वाला कोण, ये कोण भी थीटा होगा। तो POM, एंगल POM ये भी क्या है, थीटा। पर शर्त क्या है कि यदि ये कैपिटल D स्मॉल d की तुलना में बहुत ज़्यादा, इस शर्त के अधीन, इस प्रतिबंध के अधीन क्या होगा, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। और यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनने का, ये लंब होगा, ऐसे यहाँ पर ये भी क्या है, लंब है। अब हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज आगे, दो समकोण त्रिभुज, एक तो हो गया त्रिभुज S2N S1 और एक त्रिभुज हो गया PMO, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो इन समरूप त्रिभुजों में हम थेल्स की प्रमेय लगाएंगे। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज S1N S2, त्रिभुज S1N S2, ये वाला S1N S2 एवं त्रिभुज PMO या OMP क्या दीजिए, त्रिभुज OMP, ये क्या है, ये समरूप त्रिभुज हैं। इनके ये कोण बराबर हैं, इनके एक एक कोण ये 90 अंश हैं। तो यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के इन दो कोणों के बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे इनके, तब तीसरे कोण ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। देखिए जैसे इस त्रिभुज में ये कोण थीटा, ऐसे इस OMP में भी ये कोण थीटा, बराबर हो गए के कोण। फिर इस त्रिभुज का ये कोण 90 अंश, तो इस वाले त्रिभुज का भी ये कोण 90 अंश, तो तीसरे कोण इनके भी ऑटोमेटिकली बराबर होंगे, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अतः हम यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पे थेल्स की प्रमेय। तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो जैसे इस त्रिभुज में हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसकी कौन सी भुजा, S1N ये वाला S2N बट्टे S2 S1, ये इस त्रिभुज में पहले इसमें S2N बट्टे S1 S2 ये बराबर हो जाएगा इस वाले त्रिभुज में किसके बराबर, ये जैसे इस त्रिभुज का लंब बट्टे कर्ण, इसका लंब बट्टे यहाँ पर ये देखा हमने आधार, इसको जो है इससे हम कर सकते हैं PM बट्टे OM। अगर इससे टप पड़ रहा है
तो यहाँ पर एक मेथड और भी है कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, अगर हम समरूप के आधार पे न करें तो दूसरा देखिए इस त्रिभुज में एक और मेथड पथांतर निकालने के लिए कि त्रिभुज ये S2N S1 में S2N S1 में इसमें जो है हम निकाल दें साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसमें साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब हो गया S2N बट्टे कर्ण हो गया इसका S1 S2 S1 S2। और ऐसे ही त्रिभुज PMO में इनमें निकालिए टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब क्या हो जाएगा इसका PM बट्टे आधार OM। अब क्योंकि थीटा बहुत छोटा कोण है, ये कोण बहुत, अगर ये दूरी बहुत ज़्यादा होगी तो ये कोण बहुत छोटे होंगे और बराबर होंगे। तो ये थीटा बहुत छोटा कोण है और बहुत छोटे कोणों के लिए यदि थीटा बहुत छोटा कोण हो तो साइन थीटा का मान थीटा हो जाता है और टेन थीटा का मान भी थीटा हो जाता है। यानी उस दशा में जब थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा और टेन थीटा के मान क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये माना थीटा बहुत छोटा है तो ये साइन थीटा टेन थीटा के जो ये मान आ रहे हैं आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में जो समीकरण 1 और 2 हैं या ये परिणाम 1 और 2 हैं, इनसे क्या निष्कर्ष निकल जाएगा कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा S2N बटे S1 S2, ये बराबर हो जाएगा PM बटे OM के। और S2N ये क्या है S2N, ये S2N होगा, S2N को लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ से मान रख देंगे पहले S2N बटे S1 S2, इसका मान आ गया स्मॉल d बराबर PM, PM का मान, PM का मतलब यहाँ पर जो फ्रिंज बनी उसकी इस केंद्र से दूरी, M से दूरी, तो माना ये दूरी क्या है Y है, ठीक है। इस फ्रिंज की पर्दे के केंद्र से दूरी, इसको हम Y मान रहे हैं। और ये OM का मान है कैपिटल D। तो हम यहाँ से S2N का मान निकाल देंगे। S2N का मान आ गया S2N का मान आ गया हमारा Y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, Y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अब जो है यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी कि पथांतर निकाला था हमने, दोनों तरंगों के बीच का पथांतर डेल्टा, उसको हमने लिखा था S2P माइनस S1P लिखा था। और इसका मान क्या आएगा, देखिए S2P में से S1P घटाइए, तो इसमें से अगर हम ये घटाएंगे तो ये बचेगा S2N, ठीक है ना, क्योंकि इसके जगह पे हम क्या ले सकते हैं, ये प्लस ये और ये बराबर है। तो ये यहाँ पर S2P माइनस S1P बराबर आ गया S2N। तो S2N क्या है, पथांतर, तो S2N का मान ये आ गया। तो हमारे पास पथांतर हो गया, पथांतर डेल्टा बराबर आ गया हमारे पास S2N और इसका मान हो गया ये वाला Y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो ये समीकरण नंबर 3 था हमारा, वही ये पथांतर है एक्चुअल में। अब हम यहाँ पर इस जो यहाँ पर P बिंदु पर फ्रिंज बन रही है, अगर ये दीप्त फ्रिंज बनी तो पथांतर की शर्त लगाएंगे, अगर ये अदीप्त फ्रिंज बनी तो पथांतर की दूसरी शर्त लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लेंगे केस, विभिन्न स्थितियां, यदि P पर दीप्त फ्रिंज बने तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज हम चाहें तो अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर nवें नंबर की फ्रिंज बन रही है तो हम इस दूरी को YN भी मान सकते हैं। और तब उस कंडीशन में यहाँ पर यदि P पर nवीं फ्रिंज बने
यानी nवें नंबर की फ्रिंज बने, चाहे वो दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, तो तब जो है हम y को क्या लिख सकते हैं, yn लिख सकते हैं। इस दूरी को हम yn मान लें थोड़ी देर के लिए। yn लिखने पर तो तब ये पथांतर का जो सूत्र हो जाएगा, ये पथांतर का सूत्र हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू yn स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। हम ऐसा भी लिख सकते हैं पथांतर का सूत्र, इससे कोई अंतर नहीं है, इसमें y और yn एक ही हैं। अब जो है यहाँ पे हम पथांतर का ये सूत्र अप्लाई कर रहे हैं। पथांतर का सूत्र कौन सा, yn स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये है पथांतर का सूत्र अगर ये nवीं फ्रिंज बन रही है। अब इसमें दीप्त फ्रिंज अगर यहां पर बन रही है तो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, तो अगर यहां पर हम ये मान के चले कि nवीं दीप्त फ्रिंज बन रही है यहाँ पे, तो nवीं दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या हो जाएगा, वो हमने पढ़ी थी शर्त कि nवीं दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का मान हो जाएगा n लैम्डा। कहा था ना अभी कि पिछले वीडियो में पढ़ाया था हमने कि पथांतर का मान अगर दीप्त फ्रिंज बननी है तो पथांतर होता है 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, nवें के लिए, nवीं फ्रिंज के लिए n लैम्डा। अगर nवीं फ्रिंज दीप्त बन रही तो वहाँ पर पथांतर क्या होगा, n लैम्डा, जहाँ n बराबर क्या था 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो पथांतर का मान हमारे पास दीप्त फ्रिंज के लिए आ रहा है, nवीं दीप्त फ्रिंज के लिए, जबकि nवीं दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर हमने अभी ये निकाला था इस समीकरण नंबर 4 में। तो अब जो है समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से ये दोनों nवीं दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर हैं, तो यहाँ से आ जाएगा yn d, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर कर दीजिए, yn d अपॉन कैपिटल D इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से yn बराबर आ गया हमारा, yn बराबर n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये क्या आ गया, nवीं दीप्त फ्रिंज की, ये yn क्या है, nवीं दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी, पर्दे के केंद्र से दूरी, केंद्र का मतलब जहां से हम दूरी नापना शुरू कर रहे हैं वो हो जाएगा केंद्र बिंदु। अब इसमें क्योंकि n का मान 0, अगर हम n का मान 0, 1, 2, 3 है, तो अगर n बराबर 0 अगर इसमें हम रखें, n बराबर 0 रखने पर इस वाले में, तो ये आ जाएगा y0 बराबर 0, अर्थात 0 नंबर की जो दीप्त फ्रिंज होगी वो कहां पर बनेगी, 0 दूरी पे, ये अर्थ है इसका। तो m से 0 दूरी मतलब m ही पे आएगा, अर्थात m से 0 दूरी पर क्या बनेगी, शून्य क्रम की दीप्त फ्रिंज बनेगी। तो यानी m से 0 दूरी मतलब m ही पे होगा, यानी m पर शून्य नंबर वाली दीप्त फ्रिंज बनेगी, और इसीलिए इस फ्रिंज को हम कहते हैं केंद्रीय फ्रिंज या केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। तो जहां से हम दूरी नापते हैं यानी m पर, वहां पर हमेशा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनती है m पर, इसे हम कहते हैं शून्य क्रम की दीप्त फ्रिंज या केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। अब इसी प्रकार ये किसके लिए शर्त है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के लिए। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहां पर बनेगी, m पर बनेगी। अब अगर हम इसमें अदीप्त फ्रिंज के लिए स्थिति निकालें, ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति आ गई, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालें। ये ध्यान रहे, दीप्त फ्रिंज के लिए क्या आ गया, yn का मान n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। यहां पर इससे थोड़ा हम एक, जैसे nवें नंबर की दीप्त फ्रिंज है, nवीं दीप्त फ्रिंज, ये है nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। अगर हम इसी से हम क्या कर दें, n के स्थान पे n+1 रख दें, तो क्या आएगा, n+1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, n+1वीं
दीप्त फ्रिंज की n से दूरी, यानी ये n+1 भी अगर दीप्त फ्रिंज हो तब इस yn के जगह क्या रख देंगे हम, yn+1 रख देंगे, यानी n के स्थान पे n+1 रखिए। n+1 में दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी, n के स्थान पे n+1 रखिए, यह आएगा ऐसा। यानी अगर हमने यहाँ पर n+1 भी दीप्त फ्रिंज मानी तो इसकी m से दूरी क्या हो जाएगी, वो आएगी इस n के स्थान पे n+1 रखने पे, दोनों जगह पे ये आ गया। अब हम क्या करें, अगर n+1वें नंबर की दीप्त फ्रिंज और nवीं नंबर की दीप्त फ्रिंज की ये जो दूरियां हैं, माना यहाँ पर n+1वें नंबर की दीप्त फ्रिंज बनी, यहाँ पर nवीं दीप्त फ्रिंज बनी, तो इन क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच हमेशा क्या बनेगी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी, अभी सिद्ध होगा। और इनको जो है अगर हम बाद में इनको अगर हम घटा दें तो इससे आ जाएगा हमारा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की जो स्थिति होती है उनको अगर हम घटा दें तो उससे क्या निकलता है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अगर हमें कभी भी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र हो जाएगा, जैसे nवीं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है या किसी भी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो वो आएगा कैसे, उस चौड़ाई को हम w से दर्शा रहे हैं, वो आएगा n+1वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति ऋण nवीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति, यानी दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की स्थिति को घटा दें तो उससे क्या निकलेगा, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, क्योंकि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच हमेशा अदीप्त फ्रिंज बनती है। अभी हम इसको सिद्ध भी करेंगे। तो ये आ गया w बराबर yn+1 का मान रखिए, ये वाला n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस yn का मान आ गया n कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इसको अगर हम घटा दें, लैम्डा कैपिटल D स्मॉल d कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया n+1 और यहाँ से आ गया -n, तो इससे आ गया हमारा w बराबर n कैंसिल हो गया, तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है। इस सूत्र में कहीं भी n नहीं आया हुआ, इसका अर्थ है किसी भी नंबर की अदीप्त फ्रिंज हो उसकी चौड़ाई हमेशा यही रहेगी। अब इसके बाद हम अदीप्त फ्रिंज की स्थिति देख रहे हैं। दीप्त फ्रिंजों की स्थिति से क्या निकला, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति देखेंगे, यानी P पर अगर अदीप्त फ्रिंज बने तो P पर अदीप्त फ्रिंज बनने पर जो पथांतर होगा वो कितना होगा। तो पथांतर हमने पढ़ा है कि अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का मान क्या होना चाहिए, λ/2, 3λ/2, 5λ/2, यानी λ/2 का विषम गुणज। और nवीं अदीप्त फ्रिंज बने अगर कि P पर अगर हम ये मान लें यहाँ पर nवीं अदीप्त फ्रिंज बन रही है तो nवीं अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या आएगा, 2n-1 λ/2, 2n-1 λ/2, जहाँ की इसमें n बराबर क्या है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये है इसमें n का मान। अब हमने देखा अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर ये होता है, परंतु हम पहले ही समीकरण 4 में सिद्ध कर चुके थे कि पथांतर का सूत्र तो ये होता है। तो यानी ये दोनों पथांतर क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको हम समीकरण नंबर 9 मान रहे माना, तो समीकरण 4 और 9 से ये दोनों पथांतर बराबर होंगे। हमने पहले पथांतर शुरू में ये निकाला था जब हमने ये त्रिभुज S2n/S1 और PMO इनमें हमने साइन थीटा टेन थीटा निकाल के हमने पथांतर निकाला था। तो ये पथांतर इस पथांतर के बराबर होगा। तो अगर हम इनको बराबर कर दें तो ये आएगा y/d अपॉन कैपिटल D बराबर ये वाला पथांतर 2n-1 इंटू λ/2। इनको आगे सॉल्व करने पर
वाई एन बराबर आ गया, ये किसके लिए आ रहा है, अदीप्त के लिए, अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति निकालें तो वाई एन बराबर आ गया 2n-1 लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन 2d। अब जो है इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में लाइए तो इसको हम लिख सकते हैं 2n/2 यानी n माइनस हाफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसको हम इक्वेशन नंबर 10 मान रहे हैं। अब जो ये nवीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति आ गई, इसमें n बराबर 1 2 3 अगर हम रखते जाएं तो पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति का हम पता कर सकते हैं कि पहले नंबर की अदीप्त फ्रिंज कहाँ पर बनेगी, दूसरे नंबर कहाँ पर बनेगी। अगर हम यहाँ पे n बराबर 1 रख दें तो यह आएगा y1 बराबर 1 - 1/2 यानी 1/2, यह आएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। n बराबर 2 रखें, इसी सूत्र में n बराबर 2 रखे, 2 में से गया 1/2 गया तो यानी 3/2, तो यह आएगा 3 लैम्डा डी बाई 2d। तो इस प्रकार से हम ये पता कर सकते हैं कि पहले नंबर की अदीप्त फ्रिंज, दूसरे नंबर की अदीप्त फ्रिंज कहाँ पर बनेगी। अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ देखिए, हम जब हम दीप्त के लिए बात कर रहे थे तो दीप्त के लिए वाई एन का सूत्र आया था n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ भी n बराबर 1 रखिए, पहले n बराबर 0 रखने पे y0 आया था हमारा 0। n बराबर 1 रखिए, इसमें n पहले नंबर की दीप्त फ्रिंज कहाँ पर बनेगी उसके लिए, इसी में ये आ गया y1 बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। n बराबर 2 रखिए, y2 यानी दूसरे नंबर की दीप्त फ्रिंज, ये आ रहा है 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो हम देख रहे हैं 0 नंबर की दीप्त फ्रिंज और पहले नंबर की दीप्त फ्रिंज, इनके बीच क्या है, ये वाली दूरी, ये 0 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और ये क्या है लैम्डा डी बाई 2d। तो ये जो दूरी है, ये दूरी इन दोनों दूरियों के ठीक बीच की है। ये है शून्य क्रम की दीप्त फ्रिंज, ये है पहले क्रम की दीप्त फ्रिंज। तो ये, और ये क्या है, पहले नंबर की अदीप्त फ्रिंज। तो यानी 0 और पहले नंबर की जो दीप्त फ्रिंज होंगी, इनके बीच क्या बनती है, पहले नंबर की अदीप्त फ्रिंज बनती है। ये पहले नंबर की दीप्त फ्रिंज की स्थिति है, ये दूसरे नंबर की दीप्त फ्रिंज की स्थिति है, ठीक है। तो पहले नंबर की दीप्त फ्रिंज और दूसरे नंबर की दीप्त फ्रिंज की जो स्थिति है, इसके ठीक बीच पड़ रहा है ये वाला, ये क्या, दूसरे नंबर की अदीप्त फ्रिंज। देखिए 3 लैम्डा डी कैपिटल डी अपॉन 2d, ये क्या है, ये जो है इससे बड़ा है ये, और इससे छोटा, ये जो है इन दोनों के ठीक बीच का है। अगर आप इन दोनों का समांतर माध्य निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी निकाल के देखना, समांतर माध्य ये आ रहा है, तो यानी इन दोनों के ठीक बीच में ये पड़ रहा है, यानी पहले नंबर और दूसरे नंबर की जो दीप्त फ्रिंज होंगी, उनके बीच में दूसरे नंबर की अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो इससे सिद्ध होता है कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें हमेशा एकांतर क्रम में पर्दे पर प्राप्त होती हैं। अब हम यहाँ पर यानी पर्दे पर लगातार एक जैसी फ्रिंज प्राप्त नहीं होगी, पर्दे पर दीप्त अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। हमने ये nवें नंबर की अदीप्त फ्रिंज निकाली। अगर हम यहाँ पर n+1वें नंबर की अदीप्त फ्रिंज निकालें, n+1वीं अदीप्त फ्रिंज की m से दूरी, तो वो कैसे निकलेगी, यहाँ n के पे n+1 कर दो और y n के पे यहाँ पर n+1 कर दो। ये क्या है, nवीं फ्रिंज की, nवीं अदीप्त फ्रिंज की m से दूरी, ये क्या निकाल रहे हम, n+1 माने n+1वीं है, ये nवीं अदीप्त फ्रिंज की n से दूरी, ये दूरी है yn। यहाँ पर बन रहा है n+1वीं अदीप्त फ्रिंज की, इसकी दूरी क्या है, माना yn+1। तो हम ये दूरी निकाल रहे हैं इसी सूत्र से, यह आएगा n+1 माइनस हाफ, और ये लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। सॉल्व कीजिए इसको, तो यह आएगा n+12 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी।
तो ये आ गया n+1वीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति और ये आ गया nवीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। ये किसकी स्थिति है? nवीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो हम यहां से क्या निकालेंगे अब? यदि हमें दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाले, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकली? जहां पर दीप्त फ्रिंज होगी उसके इधर भी अदीप्त होगी, इधर भी अदीप्त होगी। तो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति को घटाने पर क्या निकलेगा? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो ये nवीं अदीप्त फ्रिंज है, ये n+v अदीप्त फ्रिंज है। तो इनकी स्थिति को अगर हम घटा दें, इसमें से इसको घटा दें तो निकल जाएगा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो हम यहाँ पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल रहे हैं। तो किसी भी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हो तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो माना दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई सपोज डब्ल्यू' है, तो डब्ल्यू' बराबर क्या आ गया? ये कैसा आएगा? n+1वीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति में से क्या घटा देंगे? nवीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो घटाइए इसको, इसमें से इसको घटाइए तो देखिए ये लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये तो कॉमन आ गया ब्रैकेट में, ये दोनों कॉमन, यहाँ से क्या आ गया? n+12 और यहाँ से क्या आ गया? n, ये n+12 फिर माइनस n-12। ये इससे क्या आ जाएगा? ये मान जब यहाँ पर रखे तो ये आ गया डब्ल्यू' बराबर लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d n+12, ये -n और ये +12, n-n कैंसिल, तो डब्ल्यू' बराबर आ गया लैम्डा d बाई स्मॉल d। ये क्या आ गया? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। और हम इससे पहले अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल चुके थे, W बराबर लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये पहले निकाल चुके थे हम। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसा है कि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की स्थिति घटाने पे। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसा है कि दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति घटाने पे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चाहे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो चाहे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दोनों क्या है? एक समान है। अतः किसी भी दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर क्या होता है? इसको हम डब्ल्यू' को हम W भी लिख सकते हैं, एक समान है दोनों। इसका मान होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये है W क्या है? विड्थ, ठीक है। तो विड्थ ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज, तो किसी भी डार्क या ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई। इस चौड़ाई के सूत्र में कहीं भी n नहीं आया हुआ, n मतलब फ्रिंज का नंबर। तो अर्थात किसी भी फ्रिंज की हमें चौड़ाई निकालनी हो, पहली दूसरी तीसरी 0 नंबर की दीप्त फ्रिंज, चाहे वो ब्राइट है चाहे वो डार्क है, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है? एक समान होती है। इसका सूत्र W बराबर लैम्डा D अपॉन कैपिटल D है। लैम्डा क्या है? जो प्रकाश आ रहा है एक वर्णिक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। कैपिटल D क्या है? ये पर्दे, और ये जो ये S1 S2 वाला पर्दा क्या कहलाएगा? कहलाएगा द्विझिर्री पर्दा या स्लिट। तो पर्दे की स्लिट से दूरी, ये दूरी है कैपिटल D। स्मॉल d क्या है? दोनों छिद्रों S1 S2 के बीच की दूरी। तो अच्छा व्यतिकरण प्रारूप तब माना जाता है जबकि इस चौड़ाई का मान ज्यादा हो। अच्छे व्यतिकरण के लिए, अच्छे व्यतिकरण प्रतिरूप के लिए क्या होना चाहिए? W अधिक होना चाहिए, यानी चौड़ाई अधिक होनी चाहिए। तो ये अधिक कब आएगी? इस W का मान अधिक कब आएगा? इसका मान अधिक तब आएगा जब क्या हो? कैपिटल D। अब लैम्डा तो हम कम ज़्यादा बीच में कर नहीं सकते, हम या तो शुरू में इसको ज़्यादा लेंगे या नहीं लेंगे, इसको हम बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं लैम्डा को। पर फिर भी W का मान अधिक होने के लिए ज़रूरी है कि कैपिटल D का मान क्या हो जाए? अधिक हो जाए। कैपिटल D का मान अधिक हो जाए मतलब पर्दे की स्लिट से दूरी अधिक होनी चाहिए।
और ये जो स्मॉल डी है यानी दोनों छिद्रों S1 S2 के बीच की दूरी ये कम से कम होनी चाहिए। तो किसी फ्रिंज की चौड़ाई अधिक करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि पर्दे की स्लिट से दूरी कैपिटल डी अधिक हो और दोनों छिद्रों के S1 S2 के बीच की दूरी स्मॉल डी कम से कम हो। ऐसा होने पे फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, या ये लैम्डा भी अधिक हो जाए तब भी पर्दे की चौड़ाई बढ़ जाएगी। आज हमने यहाँ पर व्यतिकरण जो प्रतिरूप है उसमें प्राप्त होने वाली दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई देखी और ये पाया इसमें कि चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों की चौड़ाई हमेशा समान होती है। ये फ्रिंज के नंबर पे डिपेंड नहीं करती है और केंद्र पर हमेशा दीप्त फ्रिंज बनती है। इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र बनने वाली फ्रिंज को केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या शून्य क्रम की दीप्त फ्रिंज। अब अगले वाले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।